नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। आप लोगों के लिए मैं फिर से रिवाइज़ करा दूं। इन्वेस्टिंग मतलब होता है पैसे को कहीं निवेश करना, और डार्विन वो आदमी है जो प्रजातियों को, जानवरों को समझने की कोशिश कर रहा था, और उसने दुनिया को खोज दी कि बहुत सी प्रजातियाँ ऐसी हैं जो करोड़ों साल से ज़िंदा हैं, बहुत सी विलुप्त हो गई। तो ये जानना चाहता था वो आदमी कि इसके पीछे कारण क्या है। और इस सीरीज़ में मिस्टर पुलक प्रसाद हैं जो कहते हैं बहुत सी कंपनीज़ सरवाइव करती हैं और बहुत सी कंपनीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो हम लोग ऐसी कंपनीज़ को खोजने की कोशिश करते हैं जो बहुत लंबे समय तक सरवाइव करेंगी, और उसी में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ वॉरेन बफेट ने इस किताब के ज़रिए किया। किताब का नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, समझदार निवेशक। और इसमें ऊपर लिखा भी है वॉरेन बफेट ने, बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। आज तक इन्वेस्टिंग में, निवेश के ऊपर जो सबसे अच्छी किताब लिखी गई है वो ये है। बेंजामिन ग्राहम उनके एक तरह से मेंटर थे, गुरु थे। वॉरेन बफेट इस समय 90-95 साल से ऊपर के हो चुके हैं और दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है, सबसे अमीर आदमी है। उनका एक शेयर इस समय दुनिया का सबसे महंगा शेयर है। एक शेयर की कीमत कम से कम 5 करोड़ रुपए होगी। और वहीं पर रिलायंस जैसी कंपनी का एक शेयर कितने का है? 3-4 हज़ार का एक शेयर है। उनकी एक कंपनी का शेयर है 5 करोड़ रुपए का एक शेयर। खैर, तो हम लोग पहुंच चुके हैं इग्नोरिंग M&A जंकीज़। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हैं जिसका नाम है ओह टू बी अ बम्बल बी, जिसमें कि कहते हैं कि एक महान इन्वेस्टर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है कि कहाँ पैसा लगा लूँ। हर लोग आदमी उसके पास आते हैं, बोलते हैं पैसा लगा दो, मेरी जगह लगा दो, मेरी जगह लगा दो। बोलता है नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। वो रिजेक्ट करता है। वो पैसा तभी लगाता है जब उसको लगता है यार ये तो कमाल की चीज़ है। मुझे याद है मैंने 2 ख़राब प्लॉट लिए, एक शास्त्री नगर वाला जहाँ पर अभी तक रोड नहीं पहुँची, और एक लखनऊ वाला जो प्लॉट ही नहीं मिला मुझे। उसके बाद से मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा प्लॉट देखा, और मैंने सारे प्लॉट को क्या किया? रिजेक्ट किया। जब ये प्लॉट मिला, मैंने देखा था इस प्लॉट को, ये 4,000 रुपये स्क्वायर फीट पड़ रहा था। उस हिसाब से देखा जाए तो 2,000 स्क्वायर फीट का 4,000 मतलब 80 लाख रुपए का पड़ता। मैंने कर दिया रिजेक्ट। क्यों? मेरे पास पैसे नहीं थे। कोविड आया, नहीं, नोटबंदी आई थी। नोटबंदी में अचानक से मार्केट में ब्लैक मनी ख़त्म हो गया, इसका रेट गिर गया। 2,000 रुपये में मुझे प्लॉट मिल गया। पहले 4,000 था। 40 लाख से 80 लाख से 40 लाख, 80 लाख से 40 लाख। तब भी मेरे पास पैसा था नहीं पूरा, तो मैंने पापा से कुछ पैसा लेकर के अपना कुछ पैसा लगाकर उसको ख़रीदा। तो एक तरह से मैंने रिजेक्ट किया, और फिर जब ये फेयर प्राइस पर, सही प्राइस पर मिला, तब जाके इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन रिजेक्ट करने का भी खास क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी शेयर को मना कर दो। कौन कौन से शेयर को, कौन कौन सी कंपनी को मना करोगे, उसके भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे सबसे पहले ये लोग उन कंपनीज़ को मना करते हैं जिसके फाउंडर्स, जिसके कंपनी के ओनर्स क्रिमिनल होते हैं, क्रूक्स होते हैं और चीट होते हैं, जो चोर चपार होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। अगर कोई फर्जी कंपनी चला रहे हैं, नकली काम कर रहे हैं, कोई ज़रा सा भी गलत काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी में पैसा नहीं लगाते ये लोग। दूसरी, ये ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी अवॉइड करते हैं जो टर्न अराउंड होने की कोशिश कर रही है। मतलब एक बड़ी कंपनी है, अब किसी तरह से उसका माल नहीं बिक रहा है, चीज़ें बदल गई हैं, मार्केट बदल गया है, अब वो किसी और कंपनी के साथ जुड़ करके कुछ और बदलने की कोशिश कर रही है, टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही है। बोलते हैं हम नहीं घुसेंगे उसमें, उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब थर्ड, हमने पढ़ा ये लोग उन कंपनीज़ में भी पैसा नहीं लगाते जो उधारी लेकर के ढेर सारा रखती हैं। इनको ऐसी कंपनीज़ पसंद हैं जो कमाती हैं, ढेर सारा कैश रखती हैं, और मुश्किल वक्त में वो कैश को यूज़ करके अपने आप को और ताकतवर बनाती हैं मार्केट में। ऐसी एक कंपनी इंडिया में है, उसका शेयर रिलायंस से भी ज़्यादा महंगा है। हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें आगे आएगा भी, उसका नाम भी आएगा। पेज इंडस्ट्रीज़ बनियान और अंडरवेयर वगैरह बनाती है। उसमें भी उसने कुछ गलतियाँ की थी, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं चौथा तरीका कि कैसे कंपनीज़ को इग्नोर करते हैं, मतलब मना करते हैं। वो है इग्नोरिंग M&A जंकीज़। उन सभी कंपनीज़ को जो मर्जर और एक्विजिशन करके बढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ रही है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी को ख़रीद रही है। कल हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल, अमेरिका ऑनलाइन, AOL और टाइम वार्नर का
जो मर्जर के समय $350 बिलियन का साइज़ था, लेकिन उससे कुछ बहुत ख़राब नुकसान उससे कुछ हुआ नहीं। इनकी कंपनी को $99 बिलियन का लॉस हुआ, फिर $226 की 2000 में हुई, सन 2000 में। फिर वो कम होकर के $20 बिलियन की हो गई और बाद में वो बिक गई $4 बिलियन की। और ये सब इसलिए क्योंकि वो मर्जर एक्विजिशन में सोच रहे थे कि हमको बढ़ा देगी ये। अब एक कंपनी जिसके ऊपर कोविड का बहुत धक्का लगा था, मिस्टर मार्जिन डेकर्स, द चेयर ऑफ बेयर एजी, हैड एवरी रीज़न टू बी प्राउड इन 2015। बोलते हैं मिस्टर डॉक्टर मार्जिन डेकर नाम के एक आदमी हैं, उनको बड़ा खुश होना चाहिए अपनी कंपनी के ऊपर। वो चेयरमैन थे बेयर एजी नाम की कंपनी के। 2015 में इनको खुश होना चाहिए था। ड्यूरिंग हिज 5 years एज अ चेयर, this life science company has grown revenue from 35 billion euros to 46 billion euros, and its EPS had more than tripled, 1.6 per share to 5 per share. जब तक ये चेयरमैन थे, 5 साल के दौरान में इन्होंने 35 अरब यूरो को बढ़ा करके 46 अरब यूरो बना लिया। इनके स्टॉक मार्केट में जो रेट था 3 गुना बढ़ गया, 1.6 से बढ़ करके 5 हो गया। इस चीज़ को आप लोगों को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए ऐसे समझिए कि मैंने कोई ज़मीन खरीदी, 1 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी और 5 साल में वो 3 गुनी हो गई, जो कि नहीं होती। ज़मीन का रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ता है, लेकिन ये कंपनी का शेयर बढ़ गया, इनको खुश होना चाहिए। इट कंटिन्यूड इट्स रेन एज द लार्जेस्ट कंपनी इन द जर्मन स्टॉक एक्सचेंज विथ अ मार्केट वैल्यू ऑफ $140 बिलियन, और एकदम अपना राज करती रही। जर्मन स्टॉक एक्सचेंज में ये सबसे वैल्यूबल कंपनी थी, $140 बिलियन की। एक तरह से रिलायंस और अंबानीज़ के बराबर की कंपनी थी। 2015 एनुअल रिपोर्ट वॉज रिप्लीट विद गुड न्यूज़। 2015 का जो एनुअल रिपोर्ट आया था उसमें ढेर सारी अच्छी खबरें चल रही थी इसी कंपनी के बारे में। विदाउट बीइंग बोस्टफुल, डॉक्टर डेकर्स एक्सेलेंट कमेंट्री मेड इट एविडेंट दैट द कंपनी वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग लाइफ साइंसेज बिजनेसेस। इसमें कोई बड़बोला वाली बात नहीं थी। डेकर की जो कंपनी थी वो दुनिया की हेल्थ सेक्टर में दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंपनी थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। ये कोई झूठ नहीं था। ओनली वन पीस ऑफ बैड न्यूज़ वॉज टक्ड अवे ऑन पेज 7 ऑफ द रिपोर्ट। कहते हैं जब मार्केट में आपको अपनी कंपनी का न्यूज़ देना होता है तो बुरी खबरें आप छुपा देते हैं। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक छोटी सी बुरी खबर थी, वो 7वें पेज में नीचे कहीं छोटा सा लिख दिया गया था। डॉक्टर डेकर रोट, दिस इज़ माई लास्ट चेयरमैन्स लेटर टू यू एज CEO ऑफ बेयर। उन्होंने कहा कि अब मैं CEO की नौकरी छोड़ रहा हूँ, ये मेरा आखिरी चिट्ठी है आप लोगों के लिए। ऐसे ही जैसे कि मैं किसी कंपनी का मालिक हूँ और अब मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, अब किसी और को मालिक बना रहा हूँ। ये एक बुरी खबर थी। हाउ बैड वॉज डॉक्टर डेकर्स रेवलेशन फॉर बायर्स। तो ये कितनी बड़ी बुरी खबर थी जब वो चले गए। 2020 इट्स सेल्स हैड फॉलन फ्रॉम 41 to 46 to 41 फ्रॉम 46 बिलियन इन 2050। जब तक ये नौकरी कर रहे थे तब तक सेल बढ़ रहा था, ऊपर जा रहा था। जब इन्होंने छोड़ा तो 5 अरब कम हो गया, 15 से 20 तक में 5 साल में 46 अरब से 41 अरब पहुंच गया। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम हुआ। फ्रॉम बीइंग अ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस with a return on equity of 18% in 2015, it declared a net loss of 10 billion. पहले बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल पैसा कंपनी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती थी, लेकिन अब 2015 के बाद इसने 10 अरब का लॉस बताया। एंड इट्स डिविडेंड पर शेयर वॉज 20% लोअर देन 2015। और ये जो तो पब्लिक को डिविडेंड देती थी, मुनाफा देती थी, वो भी अब 20% कम दे रही है। ओह! एंड बाई जून 21, less than 6 years after glorious years of 2015, Bayer's market value had declined by 65% to $50 billion. ये एक ऐसी कंपनी थी जो 140 अरब की थी। अब मात्र 6 साल के अंदर में जब वो आदमी गया, डॉक्टर डेकर गया, तो इस कंपनी की कीमत 50 हो गई, 50 अरब। 140 से घटकर 50 अरब की हो गई। हुआ क्या? 6 साल के अंदर में ये कंपनी आधी से भी कम क्यों हो गई? Within 10 days of Decker's departure, वो जैसे ही गया, ऐसा अक्सर होता है कि लोगों को डिसीजन लेना नहीं आता। गाड़ी चलाते हैं, अभी इस बार जब हम लोग गाड़ी लेके आ रहे थे तो ड्राइवर को नींद लगी,
उसने गाड़ी रोक ली। तो सर हम थोड़ा सा मुंह हाथ धो लें? तो मैंने उसको तो मुंह हाथ धोने दिया, थोड़ा कॉफ़ी भी दे दिया। मैंने कहा कॉफ़ी का खा लो। तो बेचारे को ठीक हो। जैसे ही डेकर नौकरी छोड़ के गए, अपना काम छोड़ा, बेयर मेड अ बिड टू एक्वायर मोंसैंटो, द यूएस एग्रीकल्चरल जायंट। जैसे ही डेकर गए, बेयर कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अमेरिका की एक एग्रो केमिकल जायंट को, जो फर्टिलाइज़र वगैरह बनाती है, उसका नाम है मोंसैंटो, उसको खरीदेंगे। बेयर एंडेड अप पेइंग 63 बिलियन फॉर द एक्विजिशन। बेयर को बहुत पैसा देना पड़ा, 63 अरब डॉलर देना पड़ा, विच वॉज मोर देन बेयर्स मार्केट वैल्यू इन जून 21। वो बेयर की जो टोटल कीमत थी जून में, उससे ज़्यादा बेयर की कीमत थी 50 अरब, और दिया कितना? 63 अरब। नहीं, ये तो कंपेयर कर, ये कह रहे हैं कि मतलब उस टाइम में जब ये निकला 10 दिन के बाद इन्होंने 63 अरब में खरीदी, और कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं कि अब इनकी वैल्यू 50 अरब है। नहीं, हाँ, देखिए, बायर एंडेड अप पेइंग दिस मच विच वाज मोर देन बायर्स मार्केट वैल्यू इन जून 21। बट ये देखिए, विद इन 10 डेज ऑफ डॉक्टर डेकर डिपार्चर बेयर मेड अ बिड, तो 2015 में ही तो गए हैं वो गए, हाँ अभी नहीं गिरा था ये, हाँ, तो मैं वही तो, गिर रहा था। देखिए, मेरी 50 अरब की कंपनी है और मैं एक 63 अरब की कंपनी खरीदता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन 2015 में तो 150 अरब की थी ना ये। देखिए, हम फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखिए सुनिए, एक बार शुरू से पढ़िए। देखिए यहाँ पर सुनिए। ओह, बाय जून 21, लेस देन 6 years ऑफ ग्लोरियस ईयर्स इन 2015, बेयर्स मार्केट वैल्यू हैड डिक्लाइंड टू $65 बिलियन। उसने जॉब कब छोड़ा था? 2015 में। 2015 में। और तब वैल्यू कितनी थी? 150। 150, ठीक है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जिस समय उसकी 150 अरब की कीमत थी, उस समय उसने 63 अरब दिया। ठीक है, हाँ। ठीक 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 है, और कॉन्ट्रास्ट देने के लिए उन्होंने लाइन लिखी कि ठीक बात है, ठीक बात है। एक आदमी जिसको 150 अरब की कंपनी है, देखिए यहाँ पर मुझे खाली याद दिलाना है आपको, ये कौन सी गलती कर रहे हैं? टाइप 1 एरर। बहुत बार हमसे, अभी कल ही मुझे एक मैसेज आया, डॉक्टर साहब सीतापुर रोड पे एक 11 बीघे का प्लॉट है, नहीं 16 बीघे का प्लॉट है, और 1 बीघा 11 लाख रुपए का है, तो कितने का हो गया? चलो 11 को 10 कर देते हैं। 1 करोड़ 76 लाख। 1 करोड़ 76 लाख, मतलब 1.25 करोड़ का प्लॉट है। अगर मैं उसको खरीदता हूँ, हो सकता है मैं 50 लाख रुपए दे दूँ, प्लस 1 करोड़ मुझे लोन भी मिल जाए। ऐसा बहुत से लोग करते भी। तो मैं कौन सा एरर करूँगा? टाइप 1। तो वो इन्होंने किया। If you read reports on the reasons for this disaster, most will focus on buyer losing multiple lawsuits and incurring billions of damage because plaintiffs were able to convince US court that Monsanto's Roundup weed killer causes cancer. कहने अगर आप ये पूछें कि ये लोग क्यों इतना बड़ा लॉस हुआ, तो लोग कहेंगे इनके ऊपर केस चल रहा था। ये जो मॉन्सांटा था वो केमिकल्स बनाता था, खाद वाद बनाता था, तो बहुत से लोगों को उसके फैक्ट्री की वजह से कैंसर हुआ, तो लोगों ने सू कर दिया, केस कर दिया, तो उनको पैसा देना पड़ा। जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है और फैक्ट्री में से कचरा निकल रहा है, कचरे में पानी में जा रहा है, पानी की वजह से लोगों को बीमारी हो रही है, कैंसर हो रहा है, तो उन लोगों ने केस किया और ऐसा इनको पैसा देना पड़ा। इसकी वजह से कंपनी डूब गई। द रिपोर्ट्स आरंट रॉन्ग, ये रिपोर्ट गलत नहीं है, but they missed the real value destroyer invisible to Bayer Monsanto's transaction and the reason we abhor almost all MA। कहते हैं मेन रीज़न क्यों ये कंपनी डूबी और क्यों हमको, मतलब पुलक प्रसाद को, सभी तरह के मर्जर एक्विजिशन पसंद नहीं है। मर्जर एक्विजिशन मतलब कंपनी जब एक साथ जुड़ती है, हाँ, बड़ी बड़ी कंपनी जब शादी करती है एक दूसरे के साथ, तो उनके पास सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। स्टेटेड सिंपली, मोस्ट एनालिस of MA failure focus on bad things that happened rather than good things that didn't happen। जब मैं किसी बड़ी कंपनी को खरीदता हूँ, मान लीजिए मेरे को दिलीप जी ने कहा, मेरे मैनेजर ने कहा, सर वहाँ पर नकाहा में एक डायग्नोस्टिक सेंटर बिक रहा है 50 लाख का, ख़रीद लीजिए। तो उस 50 लाख से मैंने अगर उसको ख़रीदा और मैं उसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, लॉस हो रहा है, वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं, केस चल रहा है, मालूम पड़ा उनके पेपर सही नहीं है, जो कुछ भी प्रॉब्लम, वो जो बुरी चीज़ें मुझे
परेशान कर रही हैं, मैं उस पैसे से और उस टाइम में वो चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ जो कर सकता था। उस 50 लाख से मैं कुछ और कर सकता था। फोकसिंग ऑन, क्योंकि हमारा माइंड सब चीज़ पे फोकस नहीं कर सकता। आज अगर मान लो मेरे सामने कोई लड़ाई कर रहा है, सामने आदमी आ गया लड़ाई कर रहा है, पड़ोसी, उससे लड़ते समय मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, अल्ट्रासाउंड नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी किताब नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं अपनी वीडियो नहीं बना पाऊंगा। इसलिए मुझे दिक्कत होती लड़ाई झगड़े से। कह रहे हैं कि इस कंपनी ने जब ये कंपनी खरीदी मोंसांटो, तो वो उन्हीं पर अपनी परेशानियों के साथ जूझ रही थी और बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो नहीं कर पा रही थी। लेट्स सी व्हाट बेयर मे हैव मिस्ड डूइंग बाय मेकिंग। मुझे समझ नहीं आई। Most analysis of M&A failure focus on bad things that happened rather than good things that didn't happen. जब भी लोग कंपनी के फेलियर के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं ये दो कंपनी ना, ये आपस में मर्जर हो गई और यहाँ दिक्कत आई, यहाँ लॉस हुआ, क्या प्रॉब्लम आई उस पर फोकस करते हैं। लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर फोकस नहीं करते। अगर इनकी मर्जर नहीं हुई होती अच्छा। तो ये क्या करते। मुझे याद है एक फैमिली थी, उनके बेटे की शादी हुई, 5 साल तक शादी चली, फिर डिवोर्स का चक्कर चला, फिर 5 साल के लिए डिवोर्स का भी चक्कर चला। बच्चा भी बीमार, सुसाइड करने की कोशिश की, लड़का बड़ा हो गया, अब तो उनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, डिवोर्स हो गया किसी तरह से। 5 साल तक डिवोर्स का केस चला क्यों? क्योंकि वो जो उसकी वाइफ थी डिवोर्स नहीं चाहती थी, हस्बैंड चाहता था। और वाइफ का ये भी कहना था कि हमने आपको दहेज दिया है, दहेज वापस करो। वो आदमी कहता है हम दहेज वापस नहीं करेंगे क्योंकि हमने भी पैसा दिया, खर्च किया, तुमने भी खर्च किया, बराबर हो गई। इस पूरे प्रोसेस में 5 साल बर्बाद हुए। और वहीं पर कॉन्ट्रास्ट में मैं एक ऐसी फैमिली को जानता हूँ जिसमें 5 साल की शादी चली, एग्जैक्टली 5 साल की, डिवोर्स का केस चला और वही दहेज की बात आई थी कि दहेज खर्च किया है लड़की वालों ने, दहेज दो तो हम डिवोर्स कर लेंगे भाई। तो इसके पिताजी ने चुपचाप जितना पैसा उन्होंने मांगा दे दिया, डिवोर्स हो गया। अब ये नई लाइफ चालू कर चुका और खुश है। वो 5 साल तक कोर्ट में लड़ाई करता रहा कि हम नहीं देंगे नहीं देंगे। उसने अपने जो भी 10, 15, 20 लाख रुपए जो बचाए हों, लेकिन उस 5 साल के पीरियड में वो परेशान था, कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर ये आदमी ने डिवोर्स दे दिया, उसका 10-12 लाख रुपये भी खर्चा हुआ, 20 लाख खर्चा हुआ डिवोर्स में। अब उसके पास खाली टाइम आ गया, वो फ्री हो गया। अब वो जो चाहे अपने टाइम के साथ, अगर उसके पास कुछ पैसा है तो उसके साथ कर सकता है। इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप किसी ऐसी फर्जी वाली चीज़ में फंस जाओगे तो आप कुछ काम की चीज़ नहीं कर पाओगे। आफ्टर एक्वायरिंग मोंसांटो, बेयर्स हैड टू डाइवेस्ट many of its core businesses. Let's see what Bayer may have missed doing by making a gargantuan acquisition. आइए देखते हैं बेयर ने क्या क्या चीज़ें मिस की जब इसने इतना बड़ा कंपनी खरीदा। These actions and inactions fall into 3 categories. ये जो भी कर सकते थे या जो भी चीज़ें नहीं कर पाए, ये 3 कैटेगरी में आता है। सबसे पहला है डाइवेस्चर ऑफ अट्रैक्टिव बिजनेसेस, reduced focus on existing businesses and missed opportunities. 3 कैटेगरी में आता है जो आप कर रहे हैं या नहीं कर पाए। अच्छे बिजनेस से आप डाइवेस्ट हो जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो उसमें आप लगा नहीं पाएंगे। दूसरा, आपका जो पहले से चल रहा है बिजनेस, उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, अगर कोई बहुत अच्छा बिजनेस है तो उसको आप मिस कर जाएंगे। जब इन्होंने मोंसांटो को खरीद लिया, बेयर हैड टू डाइवेस्ट मेनी ऑफ इट्स कोर बिजनेस फॉर 2 रीजन्स। इनके जो चलते हुए बिजनेस थे उनको ख़त्म करना पड़ा, मारना पड़ा 2 वजह से। फर्स्ट, रेगुलेटर्स फोर्स देम टू डू सो बिकॉज बोथ कंपनीज वर लार्ज प्लेयर्स इन एग्रोकेमिकल सेक्टर्स। बड़ी बड़ी कंपनीज इकट्ठी हो जाएं तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, क्योंकि उससे ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। मान लीजिए मार्केट में केवल एक ही सिम कार्ड की कंपनी है, जियो, तो वो बोलेगा हम सिम कार्ड पहले देते थे 500 का, अब देंगे 5000 का, तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। मजबूरी में लोग लेंगे, इसको बोलते हैं मार्केट मोनोपोली। तो गवर्नमेंट ने ऐसे ही इनको भी मना कर दिया कि तुम्हें अपने आप को तोड़ना पड़ेगा, इनके कोर बिजनेस को तोड़ना पड़ा, नहीं तो इनकी मोनोपोली हो जाती है। दूसरा, बेयर हैड टू पे डाउन ह्यूज डेट दे हैड इनकर्ड इन फाइनेंशियल्स इन द डील।
जब इस कंपनी ने मोनसांटो को ख़रीदा, मोनसांटो के ऊपर बहुत बड़ा उधारी था। ये ऐसा ही है जैसे आपने कोई बहुत बड़ा सा घर ले लिया, बहुत बड़ी बिल्डिंग ले ली, ज़मीन ले लिया, और उसके नीचे कचरा है, गड्ढा है, या बिल्डिंग ही पुरानी है, टूटी फूटी है, तो उसको ठीक कराने का खर्चा आपका, वो भी इनको खर्चा आ गया। बेयर्स नेट डेट हैड गॉन अप 10 टाइम्स। बेयर के पास अपना बहुत ज़्यादा उधारी नहीं था, लेकिन इस कंपनी को खरीदने के बाद इनका जो 3.6 अरब था 2017 में, वो बढ़कर 2018 में 36 अरब हो गया। ये हाल है बड़ी बड़ी कंपनीज का। 2017 बेयर डाइवेस्टेड लार्ज पार्ट्स ऑफ इट्स सीड्स एंड हर्बिसाइड्स बिजनेस फॉर 6 बिलियन। 2017 में इन्होंने अपना बीज और दवाइयाँ, जो पेड़ पौधे के लिए दवाई बनाते थे, 2000 उसका 6 अरब का बिजनेस बंद कर दिया, 6 अरब का बिजनेस बंद कर दिया। 2018 इट सोल्ड 60% स्टेक इन हाईली ल्यूक्रेटिव बिजनेस कॉल्ड Corenta for $1 billion and sold the consumer brand Coppertone and Dr. Scholl's। जब कोई आदमी गरीब हो जाए, मतलब मजबूरी में आता है, बेचारी गुड़िया बता रही थी उस दिन उसके पिताजी मर गए, तो उसके ताऊ जी ने उसको कुछ ज़मीन दिया था क्योंकि वो घर में उनके लिए खाना बनाती थी। 70,000 रुपये की ज़मीन 72,000 की उन्होंने बेची गुड़िया ने। पापा का किया उसने अंतिम संस्कार, भाई की लालच कि मुझे पैसा चाहिए, किस लिए? जुआ खेलने के लिए। इसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी। फिर बोलता है अच्छा ये मान लो कि हम भी मर गए हैं और हमारे मरने पर जो तुम पैसा खर्चा करोगे वो हमको दे दो। बेचारी को बहुत तकलीफ़ हो गई और बोलती हमने लाकर दे दिया उसको। क्या करें जब ऐसा पियक्कड़ दारूबाज या जुएबाज भाई हो। तो ऐसे ही इस कंपनी को भी अपने सब अच्छे अच्छे बिजनेसेस बेचने पड़े। $1 अरब का इसका कंज्यूमर ब्रांड था, जैसे लक्स या कोई बड़ा ब्रांड है कॉपरटोन, डॉक्टर शोल, बेच दिया। 2020 में बायर एग्जिटेड इट्स लीडिंग एंड हाईली प्रॉफिटेबल एनिमल हेल्थ बिजनेस फॉर $7 बिलियन। जानवरों की दवाई बनाते थे और बहुत प्रॉफिट हो रहा था, उसको बेचना पड़ा 7 अरब का। इफ़ वी एड अप द सेल वैल्यू ऑफ दीज डाइवेस्टिव्स दैट्स एटलीस्ट 15 बिलियन और अबाउट 30% ऑफ बेयर्स मार्केट वैल्यू इन मिड 21। अगर आप इन सारे बिजनेसेस को जो उन्होंने बेचा उसका जोड़ें तो $15 बिलियन आता है, जो कि इस पूरी कंपनी का 30% होता है 2021 में। These businesses had been owned and run by Bayer for decades, and so it is possible that the market was assigning a much higher value than 15 billion to them when they were inside Bayer। कहने जो सारी कंपनीज इन्होंने बेची है ना, हमेशा ऐसा होता है जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती है। मान लीजिए मेरे पास ये प्लॉट भी है, वो प्लॉट भी है, 3 प्लॉट 4 प्लॉट और भी है, तो आप बोलेंगे टोटल कितनी कीमत है? 100 करोड़। लेकिन जब आप अलग अलग बेचते हो उसकी कीमत कम हो जाती है। तो ये 15 अरब की तो बिकी, लेकिन जब इनके पास थी ये सारी की सारी कंपनीज तो उसकी कीमत लोग ज़्यादा आंकते थे। द फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम दीज अट्रैक्टिव बिजनेसेस वर लॉस्ट फॉर एवर। इसलिए अगर ये कंपनी इनके पास पहले होती, सारी कंपनी जो बेच दिया, इससे जो भविष्य में फ़ायदा होने वाला था वो सब खत्म हो गया। द geese laying golden eggs were slaughtered to buy the hens that refused to lay any eggs। कहते हैं एक गीज मतलब एक मुर्गी बोल लीजिए, जो सोने के अंडे देती थी उसको मार दिया दूसरी मुर्गी को खरीदने के लिए जो अंडा देती नहीं। सेकेंड मेजर अपॉर्चुनिटी, तो ये इनका लॉस हुआ। सेकेंड मेजर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is a reduced focus on existing businesses because of the distraction of the bad acquisition। जब आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हो, कंपनी बेच रहे हो, कोर्ट कचहरी कर रहे हो, तो आपका चलने वाला बिजनेस में डिस्ट्रैक्शन हो गया, भटक गए आप, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। यू कैन सी दिस इन बायर्स एनुअल रिपोर्ट इन 2018, 19, 20 in which a lot of ink was expended on justifying the acquisition on steps being taken to mitigate the disaster। बहुत अच्छी लाइन। बोलते हैं जब आप 2018, 19 और 20 का इनका एनुअल रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ढेर सारा इंक इस्तेमाल किया गया है, स्याही, बहुत कुछ लिखा गया है एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों हम कमा नहीं पाए, क्यों भाई आज काम क्यों नहीं किया। असल में सर क्या हुआ, सुबेरे जब हम उठे थे ना तो उठते समय पानी नहीं आ रहा था, और जब नहाने गए तो वहाँ साबुन नहीं था, और जब साबुन लगाया और जब हमने पानी चालू किया जनरेटर वो पानी चालू किया, टंकी चालू की, तब तक से बिजली चली गई।
फिर हम गए थे जनरेटर चालू करने के लिए, जनरेटर में स्टार्टर ख़राब था। तब तक से एक कस्टमर आ गया, तो आप कहानी बताने लगते हैं, काम क्यों नहीं किया, अब कहानी बताते हैं। तो बोल रहे हैं 3 साल की रिपोर्ट में इनके ढेर सारा इंक बर्बाद हुआ है बताने में कि क्यों ये लॉस कर रहे थे। एज यूजुअल नंबर्स टेल अ बेटर स्टोरी एज आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट। बोलते उनकी बकवास सुनने मत बैठिए। नंबर्स टेल अ बेटर स्टोरी मतलब गिनती देख लो भैया, पैसा आया है तो तुमने काम किया है। तुम कहानी बता के क्या बता रहे हो, हम काम कर नहीं पाए, मजबूरी थी, ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी। बोलते हैं आगे बताऊंगा मैं, नंबर्स को हमेशा देखो। बायर हैज़ 3 बिजनेस डिविजन्स। बायर के पास 3 अलग अलग बिजनेस के डिविजन्स थे। पहला फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ बनाती थी। दूसरा कंज्यूमर हेल्थ, शैम्पू टाइप की। एंड तीसरा क्रॉप साइंसेस, पौधों के लिए दवाइयाँ। 2016 से 20 सेल्स ऑफ फार्मा डिवीजन स्टेड फ्लैट। 2016 से 20 तक इनका जो फार्मा दवाइयों से जो पैसा आता था वो उतना ही रहा, 16 अरब 17 अरब 4 साल में। 16 अब केवल 17 अरब हुआ। ऑल्दो 2020 वॉज अ ईयर ऑफ कोविड। 2020 कोविड का समय था। ज़्यादातर फार्मा कंपनीज ने गिरावट नहीं देखी थी, उठी थी, क्योंकि सारी दुकानें बंद हो गई थी कोविड में। कौन सी दुकान खुली थी? खाली दवाइयों की दुकान खुली थी। कुड दिस स्टैग्नेशन हैव बीन ड्यू टू एक्विजिशन डिस्ट्रैक्शन? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोविड की इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय कहीं और डिस्ट्रैक्टेड थे, ये कोई और परेशानी में फंसे हुए थे। 2010 से 2015 फार्मा सेल्स हैड मोर देन डबल्ड 6.6 टू 6.13 बिलियन। बोलते हैं पुराने ज़माने में जब वो था डॉक्टर डेकर, उस समय 2010 से 15 तक में डबल हो गया था उनका फार्मा का पैसा। 6.5 अरब से लेकर के 13.5 अरब हो गया था। 2015 से 20 रादर देन अज्यूमिंग अ डबलिंग ऑफ द सेल्स, 2015 से 20 एक तरह से डबल हो गया था। लेट्स कंसिडर मॉडेस्ट 50% इंक्रीज इन सिनेरियो इन विच मैनेजमेंट वॉज नॉट बीइंग कंपेल्ड टू फाइट फायर्स। अगर मान लीजिए इन लोगों को ये सब लड़ाइयाँ नहीं करनी पड़ती, तो क्या 50% भी ग्रोथ नहीं करते ये लोग? अगर कोई गाड़ी चल रही है, धीमे की स्पीड से चल रही है, फिर भी पहुंचती तो। दिस वुड हैव लेड द फार्मा सेल्स 21 बिलियन। अगर ऐसा होता, अगर किसी और काम पे ध्यान नहीं देते, अपने काम पे ध्यान देते, तो उनका फार्मा का बिजनेस 21 बिलियन का होता। द एक्चुअल नंबर वॉज 17, लेकिन जो उनका एक्चुअल नंबर था वो केवल 17 था। आई थिंक इट्स फेयर टू अज्यूम दैट बायर फार्मा डिवीजन लॉस्ट सेल्स ऑफ 4 बिलियन एज अ रिजल्ट ऑफ मोन्सैंटो एक्विजिशन। इसका मतलब ये है कि मोन्सैंटो कंपनी को जो खरीदा था उसकी वजह से इनका फार्मा का लॉस हुआ। ये ना कहें कि प्रॉफिट हुआ एक अरब का। द मार्केट वैल्यू ऑफ ग्लोबल फार्मा कंपनीज इज अबाउट 3 to 5 टाइम्स सेल। बाकी कंपनी जो दवाइयाँ बेचती थी उनका 3 से 5 गुना सेल हुआ, इनका नहीं हुआ। लेट्स बी कंजर्वेटिव एंड टेक 2.5 टाइम्स मल्टीपल। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एटलीस्ट 10 बिलियन। तो देखा जाए तो इनको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कहीं और जो पैसा लगा सकते थे, कमा सकते थे, उसका धक्का लगा। इन्होंने मोन्सैंटो खरीद लिया था इसलिए। बस भैया आज इतना ही। अभी और पढ़ेंगे क्योंकि मैं चाहता नहीं उसको थके थकाए मैं कम कर दूँ, फिर ख़त्म करेंगे। क्योंकि वैक्सीन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वैक्सीन बनी थी, दूसरी कंपनी ने वैक्सीन बनाई थी, ये भी बना सकते थे क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी कंपनी थे, लेकिन नहीं बनाया। कल पढ़ते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे। देखिए ऐसे आप किसी कंपनी को हम देखते हैं ना, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। अभी जब हम गए थे वहाँ हॉस्पिटल में तो 200-250 डॉक्टर्स ही काम करते हैं, 500 नर्स स्टाफ काम करता है, 1000 सफाई कर्मी काम करते हैं, रोज़ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन इस प्रोसेस में फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है किसी को क्या पता। दिखता तो है काम हो रहा है, काम हो रहा है। और इसीलिए सेक्टर बहुत ट्रिकी है, इन्वेस्टमेंट का सेक्टर, बिजनेस का सेक्टर। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं, नंबर्स को अगर पढ़ना सीख लिया, गणित आ गई, बेसिक गणित भी, तो उसके ऊपर आप बिजनेस को समझ सकते हो। मुझे लगता है इस कंपनी में जो नया आदमी आया था डॉक्टर डेकर के बाद, उसको नंबर्स नहीं आते थे, इमोशनल डिसीजन मेकर रहा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा मौका इसने चूक दिया। दवाई की कंपनी होने के बावजूद कोविड-19 में दवाई नहीं बनाई इन्होंने। कल पढ़ते हैं उसके बारे में।